बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। 24/9 में मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मौज़म। आपको गुड मॉर्निंग। सिमल आपको गुड मॉर्निंग। और इसके साथ साथ जी आज 15 सितंबर है, तो सिमल आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू और बहुत खुश रहें और आबाद रहें और इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें। आपको बहुत दुआएं। थोड़ा सा लाइट और थोड़ा सा कम भी कर सकती हैं। थैंक यू सो मच अबूज़र, और थैंक यू सो मच जी जो लोग मुझे विश कर रहे हैं और मुसलसल विशेज़ आ भी रही हैं। कैसी फीलिंग है आपको? लेकिन फीलिंग बस अजीब लग रहा है थोड़ा सा। बार बार जब लोग याद कराते हैं कि आप थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं, ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आईफोन एप्पल भी बड़ा हो गया है जी। और कल जो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चला और मेरे हस्बैंड मुझे ये कह रहे थे कि आईफोन वालों ने ना तुम्हें गिफ्ट भेजा है, जो कि आपने लेना खुद है। मैंने कहा लॉन्च उन्होंने किया, गिफ्ट आपने मुझे देना है। आईफोन 13 जो है वो लॉन्च हो चुका है, लेकिन नया डब्बा और रसगुल्ला बीच में पुराना। नहीं पुराना नहीं है। इस दफ़ा जो है इसमें जो मेमोरी है वो 1 टेराबाइट आई है, जो कि मेरा ख्याल है 1000 काफ़ी ज़्यादा है। आप देखें लड़कियां खुश है सिर्फ इस बात पे। और इसके अलावा देखिए मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा शेप जो है वो इतनी ज़्यादा चेंज जितनी भी करेंगे, जितने जिसके पास 12 था वो मजीद परेशान हो सकता, तो इसलिए ज़रूरी है। अच्छा, जिनके पास 12 है ना, आई थिंक वो दो दफ़ा सोचेंगे ज़रूर कि उन्होंने लेना है या नहीं लेना, क्योंकि शेप में कोई डिफरेंस नहीं है। कैमरा जो है वो थोड़ा सा सिर्फ आउट ऑफ स्क्रीन किया गया है कि थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाया गया है, अदरवाइज वही सेम शेप है। फीचर थोड़े से डिफरेंट है। मेमोरी जैसे आपने कहा कि 1 टेराबाइट तक दे दिया है, तो लड़कियां जो हैं जिनके फ़ोन में अभी भी 25 से 30 हज़ार जो है वो क्या कहते हैं उसको, तस्वीरें होती थी ना, अब उनको डबल कर दिया। मतलब अब आप ज़्यादा तस्वीरें भी आप रखें तो आपको किसी और आपको डिलीट नहीं करनी पड़ेगी, किसी और जगह पे आपको रखनी नहीं पड़ेगी, टेंशन नहीं लें। लेकिन इसके साथ जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जैसे ही गुज़िश्ता 3-4 साल में आईफोन की कीमत ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसे लग रहा है कि जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में डॉलर रेट जितना बढ़ा, तो ऐसे अब लोगों ने बड़े ज़बरदस्त मीम्स और ट्वीट्स भी किए। उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि जो हालात हैं आईफोन ख़रीदने के लिए आपको ना अपने किसी बॉडी पार्ट को बेचना पड़ता है। नहीं, आप गुर्दा कह लें, सबको पता है। यहाँ पे मजाक चलता है कि आपने अगर आईफोन नई सीरीज में जो नया लॉन्च हुआ वो लेना, तो ये वीजा कार्ड जो है ना उसके ऊपर गुर्दे की शेप बनी हुई है। अच्छा, जिसके पास बेचारे के पास गुर्दे के हवाले से अगर वैसे कमज़ोर होते हैं, हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस हवाले से जोक्स भी चल रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ और इंटरेस्टिंग लग रही है, जिस तरह 13 सालों में आईफोन ने हर साल अपने साथ 13 लगाया, 14 लगाएगा अगले साल, और यूं ही अगर सिलसिला चलता रहा तो मेरे जब बच्चे हमारे बड़े होने हैं तो वो आईफोन 45 लेंगे, आईफोन 75 लेंगे। आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है इनकी स्पीड खत्म नहीं होनी, हर साल सीरीज जो है वो चलती रहे, आबाद रहे। लेकिन बहरहाल जी इस इवेंट को बड़ा एंजॉय किया। कैलिफोर्निया में जो ये इवेंट हुआ उसके बाद एप्पल ने अपनी नई सीरीज, और आप देखिएगा विद इन नो टाइम सबके पास ये होगा, मतलब मीम्स अपार्ट, जोक्स अपार्ट, लेकिन ऑब्वियसली एक स्टेटस सिंबल भी बन चुका है। सो एंजॉय 1 टेराबाइट मेमोरी और शेप वही वाली आईफोन 12 जो है उसको। लेकिन आप अपनी बर्थडे एंजॉय करें, आप इसकी टेंशन आज ना लें, आपको गिफ्ट मिल जाएगा आपके हस्बैंड की तरफ से। नहीं मिलेगा मुझे पता है, चलिए उम्मीद तो मिल जाएगी ना, ये भी काफी होती है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और पॉलिटिकली जो है वो हमने आज बड़ी इंटरेस्टिंग जो मुकालमा चल रहे हैं डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर वो डिस्कस करने हैं, वो चाहे इलेक्शन कमीशन और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी के हों, या फिर इसके अलावा कोविड SOPs के हवाले से हों, या महंगाई का तूफान हो जो थमने में नहीं आ रहा है। बिल्कुल, तो इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। पहले देखते हैं क्या है। सबसे पहले हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने आ चुके हैं। पाबंदियों में नरमी का ऐलान। डॉलर की उड़ान थमने को नहीं है तैयार। अमेरिका का पाकिस्तान से ताल्लुकात पर नजरसानी का इंदिया। और मोटरसाइकिल के पुराने इंजन से कार तैयार कर ली पाकिस्तान के नौजवान ने। जी, ये थी हमारी स्टोरीज, और सबसे पहले हम हुकूमत और इलेक्शन जो आमने सामने, इलेक्शन कमीशन जो आमने सामने नज़र आ रहा है उस पर बात करेंगे जी। इल्ज़ाम तराशी पर वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर रेलवे आज़म सवाती को नोटिस जारी करने का फैसला किया है इलेक्शन कमीशन ने। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ उसमें मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दौरानी, शाह मोहम्मद जुताई और दीगर अफसरान जो मौजूद थे खासे नाराज़ और नाला नज़र आ रहे थे। और फिर आइन में एक ऐसी शिक मौजूद है जिसके तहत वो सख्त एक्शन भी ले सकते। बिल्कुल, अब मामला ये है जी कि EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतराज़ात उठाए और 37 एतराज़ात उठाए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और उसके जवाब में जब वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आज़म सवाती और इसके साथ साथ फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम लगाए और ये भी कहा कि उन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं, वो जो है न्यूट्रल नहीं है। और ये भी कहा गया कि ये जो इलेक्शन कमीशन का जो इदारा है वो मुतनाज़ बन चुका है। अब ये तमाम वो इल्ज़ाम है जिस पर इलेक्शन कमीशन भी अब सामने आ चुका है। और अब बात की जा रही है कि आर्टिकल 163(I)(1)G के तहत
कार्रवाई हो सकती है। और अब कल ये भी ज़ेर बहस मामला रहा कि जब नोटिस भेज दिया गया तो जो साबिक नून लीग के थे अरकान दानियल चौधरी, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, क्या वो जिस तरह से नाअहल हुए थे तो क्या ये वज़रा भी नाअहल हो सकते हैं या नहीं, अब ये एक बहुत बड़ा सवाल। फवाद चौधरी ने यह कहा है कि जी मैंने ज़ाती शख्सियात के ऊपर तनकीद की है, इदारे के ऊपर कोई तनकीद नहीं की और इदारे का एहतराम मैं आज भी करता हूँ। अब पता नहीं उनकी इस दलील को माना जाता है या नहीं। अंजुम रशीद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया। ठीक ठाक। अंजुम साहब, ये क्या हो रहा है? आमने सामने आ गए इलेक्शन कमीशन और हुकूमत। और देखिए, एक तो पहले गौर करने की बात यह है कि गवर्नमेंट जो है वो इंतखाबी कवानीन में तरमीम और ई शामिल करने और ई वोटिंग शामिल करने के लिए इतनी डेस्परेट और इतनी हाइपर और इतनी जज्बाती क्यों है? इस जज्बाती की वजह यह है गवर्नमेंट ने पर्सनल ले लिया इसको। नहीं, पर्सनल ले लिया। उनकी जिंदगी मौत का मसला है 90 लाख वोटर हैं जो इमरान खान का ख्याल है वो सिर्फ इमरान खान को ही पढ़ेंगे जो पाकिस्तान से बाहर हैं। और वो कानून में फैक्टर हो सकता है, वो फैक्टर हो सकता है कि पाकिस्तान में लोग डॉलर की कीमत बढ़ने से जो है वो उनकी महंगाई से कमर टूट गई है, बेरोजगारी से कमर टूट गई है, उनके पास खाने के लिए पीने के लिए बच्चों की फीसें नहीं है। लेकिन जो बैरून मुल्क तारकीन वतन है, जब यहाँ डॉलर महंगा होता है तो उनकी मौज हो जाती है। पता आपको, जब एक मिनट जब पाकिस्तान में डॉलर महंगा होता है तो तारकीन वतन की मौज लग जाती है। उनका $1 जो है वो 100 रुपए से। लेकिन हम सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों की अगर बात ना करें भी, जनरल इलेक्शन में वो यहाँ पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। पहले आरटीएस सिस्टम आया था, उसके ऊपर धांधली का शोर मचा। अब ईवीएम लाना चाह रही है गवर्नमेंट, ना ऑपोजिशन मान रही है ना इलेक्शन कमीशन। देखिए, ईवीएम में इनको ज्यादा हाइपर इसलिए है कि इनको पता है कि वो अगर वो वोट बैंक आ गया तो ये पाकिस्तान के लोगों की लोग जो इनसे तंग आ गए उसके बावजूद ये अगला इलेक्शन स्वीप कर जाएंगे। लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो न्यूट्रल नहीं हो सकती और उसमें चेंजेस लेके जो इतराजात हैं वो वाकई सच हैं? आपको लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट तो क्लेम करी कि आके देख लें, आपको अगर कोई इशू है तो हम देख तो लें, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर सॉफ्टवेयर में तब्दीली पॉसिबल है। वो कहते हैं हैक भी हो सकती है, वो जो 37 और हैक भी हो सकती है। और पाकिस्तान में तो वजीर आज़म टेलीफोन जो है वो व्हाट्सएप हैक हो गया जो दुनिया में कहीं नहीं होता, तो वो यहाँ हैक हो गया तो वो मशीन क्यों नहीं हैक हो सकती? उसमें इम्कानात है। लेकिन अब बात जो क्वेश्चन ये है कि क्या इन्हें नाअहल करार दिया जा सकता है? एक तो सबसे नाअहल करार दिए जाने से पहले आप ये बताएं कि फवाद चौधरी और आजम जो सवाती हैं उन्होंने क्या वाकई इतनी तल्ख और बातें की थी कि उनके खिलाफ ऐसा एक्शन होना चाहिए? क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुतनाज़ा बन चुके हैं। अब इलेक्शन कमीशन और करप्शन में पैसे लिए, आपको लग रहा है ये काफी? मेरा ख्याल ये है कि इतने रकीक हमले किए हैं और इतने घटिया हमले किए हैं इन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि अगर वो हमले दुरुस्त हो जाए तो इलेक्शन कमीशन को अपने ओहदों पे नहीं रहना चाहिए, उन्हें रिजाइन करना चाहिए। और इनका भी ख्याल है कि ये उनसे रिजाइन हासिल करना चाहते हैं। एक तो ये कानून में तरमीम के लिए रिजाइन लेना चाहते हैं और दूसरा फॉरेन फंडिंग में तहरीक इंसाफ को खतरा है कि इलेक्शन कमीशन की फैसला ना दे दे, उसके लिए भी वो इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन रिजाइन दे के भाग जाए। अब इतने शदीद हमलों के बाद अगर इलेक्शन कमीशन के पास कोई चारा नहीं है कि इनके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का मुकदमा चलाए वरना खुद रिजाइन कर जाए, दो रास्ते हैं उनके पास, या इनको सजा दे या खुद अपने आप को सजा ले और जो है वो रिजाइन करके चले जाएं। अच्छा, अब इनको सजा देने का कानून जो है वो इलेक्शन कमीशन में मौजूद है और इलेक्शन कमीशन कहता है कि इलेक्शन कमीशन को वही अख्तियार हासिल है जो हाई कोर्ट के जज को हासिल है, वो तौहीन अदालत में इनको बुला सकता है। लेकिन जो जिस तरह से यूसुफ रजा गिलानी साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको तौहीन अदालत की सजा हुई और साथ में वो नाअहल भी करार दे दी, लेकिन नाअहल करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार नहीं है। नाअहल जो है वो तौहीन अदालत की सजा पर नहीं हुए थे। यूसुफ रजा गिलानी नाअहल हुए थे और नवाज शरीफ नाअहल हुए थे 63 ये बड़ा अहम मामला है। ठीक है वो मामला और अदालतों में चला गया। एक मिनट मुझे क्लियर करो, 63 और 62 की खिलाफ वर्जी अगर साबित हो जाए तो ये नाअहल भी हो सकते हैं, लेकिन 63 और 62 की नाअहल की खिलाफ वर्जी जो है वो अदालत साबित कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट साबित कर सकता है, इलेक्शन कमीशन साबित नहीं कर सकता। और वैसे भी ये रेफरेंस आर्टिकल 163I1G की बात कर रहे हैं, ये उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन बात वही है ना कि इलेक्शन कमीशन यानी कि इदारे के ऊपर अगर उसका एहतराम नहीं किया गया या तौहीन इलेक्शन कमीशन की गई है तो कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यहाँ पर फवाद चौधरी साहब ने कहा मैं जाती हैसियत में बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनल्स की बात कर रहा हूँ जो डिफरेंट ओहदों पर फाइज हैं, दे आर नॉट फेयर टू देयर जॉब। नहीं, सजा उनको जो है वो पर्सनल भी हो सकती है और इदारे भी हो सकती है, लेकिन जो नाअहली है उसके लिए इलेक्शन कमीशन को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा कि इन्होंने तौहीन ये सच्ची और केस बन रहा है। आपको लग रहा है मतलब केस बन रहा है, आपको लग रहा है
केस यकीनन बन रहा है अगर जो है वो इनको सजा ना दी इलेक्शन कमीशन ने तो फिर इलेक्शन कमीशन को रिजाइन करना मतलब चाहिए। आपको लग रहा है कि अगर वो इल्जामात साबित, इसका मतलब है कि अगर आप सजा नहीं दे रहे तो मतलब अगर इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं और वो मान लेते हैं हमने पैसे पकड़े हुए हैं नवाज शरीफ से, तो फिर रिजाइन दे। अगर वो अपोजिशन का माउथ पीस है, अगर वो अपोजिशन के साथ मिल गए हैं तो उन्हें रिजाइन करना चाहिए या फिर इनको सजा देनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं हम सबूत मांगेंगे, उन्होंने ऐलान कर दिया है। के पास कोई रास्ता नहीं है कि या फवाद चौधरी को और सवाती को सजा दे या फिर खुद रिजाइन कर जाए। तो इनको सजा देनी पड़ेगी और सजा के साथ ये नाहल हो सकते हैं, लेकिन नाहल करना जाए या तो स्पीकर का अदालत जाना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं। स्पीकर दरखास्त देगा या फिर ये सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन अंजुम साहब आप ये भी तो देखें कि जब इस तरह की बातें होती हैं एक और रास्ता भी निकलता है, खामोशी का, चुप करके लगे रहें। वो जैसे वो नहीं होता, ऐसा होता है, आपको भी लगता है ना कि अक्सर मामलात पर खामोशी आ जाती है। सिमल अब यहाँ पर ये खामोशी से मामला नहीं टल सकता है। इतने सीरियस इल्जाम है कि पैसे ले लिए इन्होंने, और अगर इलेक्शन कमीशन ने पैसे लिए हुए हैं तो इस इलेक्शन कमीशन को क्या हक है कि वो जो है वो इस मुल्क की तकदीर का फैसला करे, इलेक्शन कराए या वो साबित करें कि वही बात आपके आगे के मतलब तो साबित करें या फिर खुद ही इस्तीफा दे दें। अच्छा, खामोश नहीं हो सकते। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो एतराज़ात लगाए हैं, 37 एतराज़ात हैं, उनको मॉनिटर भी वो कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने जो एतराज़ात लगाए वो इतने कुछ संगीन नहीं है। उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर काम हो सकता है, और जो वुज़रा हैं वो ऐसे लग रहा है कि मतलब बियॉन्ड नीडेड वो चले गए हैं। अगर वो बात करने के लिए बुला लेते इलेक्शन कमीशन को दोबारा और बैठकर मामला हल कर लें और देख लें, जिस तरह अपोजिशन को बुलाते हैं, तो बेहतर नहीं था। तहरीक इंसाफ हाइपर होगी भी है, उन्हें नजर आ रहा है कि अगला इलेक्शन वो होंगे और वो इलेक्शन जीतने बात करने को तैयार नहीं है। मतलब उनके पास इलेक्शन जीतने का एक ही तरीका है कि जो 90 लाख वोट हैं बाहर के वो इनको पड़ जाएं तो ये शायद जीत जाएं धांधली करके, लेकिन धांधली करके नहीं, उनके वोट लेके। तो अब उनके वोट, ये भी सवाल है कि तारकीन वतन इनको वोट देते हैं या नहीं देते हैं। इनका ख्याल है कि सारे इनको देंगे, लेकिन फेवरेट तो हैं इमरान खान साहब। अच्छा, एक और चीज़ जिसके ऊपर इमरान खान साहब आजकल काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं और तशवीश का इजहार कर रहे हैं, वो कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात, खासतौर पर पंजाब के रिजल्ट हैं। आज वो लाहौर भी आ रहे हैं। देखिए, सुना है कि काफ़ी गुस्से में आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि कंटोनमेंट बोर्ड, कंटोनमेंट वो इलाका है जहां पर तहरीक इंसाफ के मैक्सिमम वोट है। ये मिडिल क्लास और खाते पीते लोगों के इलाके हैं, डिफेंस है, कैंटोनमेंट है, कैंट है। ये जो वो यहाँ ये वो इलाके हैं जहाँ पर इमरान खान का हाईएस्ट, और इमरान खान की पार्टी की बुनियाद ही जो है यही अपर मिडिल क्लास है और या तारकीन वतन है। तो अब अपनी घर में अपनी जो इनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी का गढ़ है, वहां पे ये इलेक्शन हारे हैं, और वहां पे इलेक्शन हारने का मतलब ये है कि इनको बाकी जगह तो इलेक्शन वोट पड़ेंगे नहीं, कम पड़ेंगे, इससे भी कम पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा पड़ते थे। कैंटोनमेंट बोर्ड में जब ख्वाजा साद रफीक लाहौर जीते थे तो इमरान खान साहब वहां से हारे भी हैं, 2013 में भी यहाँ से वो हारे हैं। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही स्वीप ले रही थी पीटीआई, मतलब बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट, लेकिन जीते यहीं से हैं। और लेकिन अब रिजल्ट जो है ज्यादा डिफरेंट है, नून लीग ज्यादा मार्जिन से जीती है। इसका मतलब ये है कि अगर कंटोनमेंट से तहरीक इंसाफ हार गई तो बाकी जगह मार्जिन से आ रही है, बाकी जगह से ज्यादा बुरी तरह हारेगी। और यहाँ पर इसलिए इमरान खान सदमे में है, लेकिन इमरान खान ये बात मानने को तैयार नहीं कि महंगाई और बेरोजगारी ने मिडिल क्लास की भी कमर तोड़ दी है। मिडिल क्लास जो है, जिसके बच्चे 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, फीसें नहीं है उनके पास, और बिजली का बिल जो है वो 50 लाख और 1 लाख रुपए आ रहा है, 50,000 रुपए और 1 लाख रुपए आ रहा है। 2 एसी या 3 एसी चलते हैं, ये मिडिल क्लास बगैर एसी की रात को सो नहीं सकती, तो वो इनको वोट कैसे देगी अब, और बच्चों की फीसें कैसे देगी? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आवाम नाराज हैं, और अमूमन ये देखा जाता है कि गवर्नमेंट के होते जब भी लोकल बॉडी इलेक्शन तो पीपल टेंड टू गो टुवर्ड्स गवर्नमेंट पार्टी, ताकि उनको पता होता है कि फंड्स मिलेंगे, ट्रिकल डाउन इफेक्ट, हमारे गली मोहल्लों के काम होंगे, और ये कंटोनमेंट में अगर कंटोनमेंट के हुए हैं तो उसमें भी लोग जो हैं वो हमारे लिए मदद करते रहेंगे। अब इसका मतलब लोगों ने गवर्नमेंट पे ट्रस्ट इमरान खान तलाश कर रहे हैं कि कोई उनके जो उम्मीदवार थे उनकी गलती है, उनकी जो पार्टी के लीडर थे उनकी गलती है, उनके जो पार्टी के काम था उसकी गलती है। वो इमरान खान तो इन गलतियों को ढूंढ के अपने आप को करेक्ट करके दोबारा अपनी वोटिंग बहाल करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान ये मानने को तैयार नहीं है कि महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है। नहीं, वो तो ये बेरोजगारी ने मार दिया है। कहते हैं जी वज़ीर आला उस्मान मुज़ाहर साहब जैसी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, किसी को नजर नहीं आ रही, लेकिन तारीख की बेहतरीन परफॉर्मेंस है, तो वो देख मसला ये है वो किसी को नजर नहीं आ रही, वो किसी को महसूस भी नहीं हो रही, महसूस भी नहीं हो रही, नजर बुरी परफॉर्मेंस है उस्मान मुज़ाहर साहब की। अब बात यह है कि लाहौर जैसा शहर जिसमें सारे काम हो चुके हुए थे, अब वहां पे गलियों की, सड़कों की, सीवरेज की, रिवर्स गियर लगा है और लाइट की और सफाई की जो हालत है,
वो बड़ी तकलीफदेह अच्छा, है। अंजुम साहब, ठीक है, ये साउथ बड़े पंजाब issues में बड़ा हैं। दावा करते हैं कि वहाँ पे हमने फंड्स लगाए, काम किया, लेकिन साउथ पंजाब से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मार्जिन के साथ नहीं जीत सकी और वहाँ पे भी लोगों ने इतना कोई एतमाद नहीं शो किया। तो अब उधर बात वही है कि लोगों के बेसिक नेसेसिटीज और नीड्स पूरी नहीं होंगी तो हालात जो हैं वो गवर्नमेंट की फेवर में नहीं। बिल्कुल। अंजुम रशीद साहब हमारे साथ ही आप मौजूद हैं और हमने इस पर भी बात करनी है कि मजीद इलेक्शन कमीशन के पास क्या इख्तियारात हैं। फिर ये भी बात करें कि वज़ीर आला बलोचिस्तान के हवाले से अदम एतमाद की तहरीक चलने वाली है और उनके हवाले से जमा भी करवा दी गई है, वहाँ पर क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। अंजुम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सियासी गुफ्तगू हमारे साथ वो इस वक्त कर रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि इस वक्त जो एक इशू बहुत अहम बढ़ चुका है वो है वज़ीर आला बलोचिस्तान के हवाले से, उस पर भी थोड़े से कमेंट्स ले रहे हैं अंजुम रशीद साहब से, क्योंकि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई। पंजाब से तो बातें होती हैं लेकिन जमा जो हुई है वो बलोचिस्तान जो है वो नंबर ले गया जमा कराने में, लेकिन आपको लग रहा है नंबर पूरे कर सकेगी ऑपोजिशन? नंबर चाहिए उनको 35 जी। अब जो अभी तो दस्तखत मैंने ख्याल 16 ने किए हैं अभी तक, 16 ने दस्तखत किए जी। हैं, लेकिन 13 कम से कम अगर हो तो वो तहरीक सबमिट हो सबमिट हो जाती है की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, वज़ीर आला के खिलाफ बहुत अरसे से वहाँ पर जो है वो बगावत हो रही है। इससे पहले जो है वज़ीर बल्दियात रिज़ाइन कर चुके हैं, इससे पहले इनके एक बहुत बड़े जो इत्तेहादी हैं रिंद साहब जो तहरीक इंसाफ के सदर हैं वो प्रोटेस्ट कर चुके हैं। इनकी पार्टी के अंदर कैबिनेट के अंदर जो है इनके कद्दूस साहब जो वो हैं स्पीकर है वो कर चुके हैं। फिर अपोजिशन एक बहुत बड़ी तहरीक चला चुकी है इनके खिलाफ। वो 14 दिन एक थाने में उन्होंने धरना देके प्रोटेस्ट किया। उनका इल्ज़ाम था कि ये जो अपोजिशन के जो हल्के हैं वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं कर रहे, वहाँ पर ना सड़कें बना रहे हैं, ना सीवरेज बना रहे हैं, ना वहाँ पे सहूलतें दे रहे हैं। तो इनके खिलाफ पहले से बगावत मौजूद थी और जो बलूचिस्तान है उसके अंदर पार्टी डिसिप्लिन और पॉलिटिकल पार्टी उस तरह से मजबूत नहीं है जिस तरह से पंजाब में होती है या सिंध में पॉलिटिक्स और डायनामिक्स डिफरेंट है। इंडिविजुअल और हल्के लेकिन की अब और चूंकि कबायली जमा तो करा दिया है तो इफेक्ट्स तो इसके पड़ेंगे। और लास्ट टाइम भी आपको पिछले टेनर में भी पता है आपको इसी वजह से गवर्नमेंट जो है चेंज हुई थी, विद इन वज़ीर आला चेंज हो गए थे 2000 इनकी पार्टी के अंदर इनकी कैबिनेट के अंदर जो है वो इतनी ज्यादा मुखालिफ है कि लोग रिजाइन कर चुके हैं, लोग इस्तीफे दे चुके हैं, लोग प्रोटेस्ट कर चुके हैं। यानी कि सिर्फ ऑपोजिशन ही नहीं, विद इन पार्टी भी इख्तलाफात मौजूद है, लेकिन क्या इसका नतीजा निकल सकेगा? या आपको लग रहा है कि चेंज हो सकेगा? वाकई में बहुत ज्यादा इम्कान है कि चेंज हो सके, लेकिन जब तक लोग अपने कार्ड खोले ना, हम अच्छा एक चीज ये ना अंजुम साहब, अगर अदम एतमाद वहां से कामयाब हो जाती है तो जरा कॉन्फिडेंस बाकियों को नहीं मिल जाएगा यहाँ पर पंजाब, और अगर रिजेक्ट हो जाती है तो वो ज्यादा मजबूत भी हो सकते हैं। इम्पैक्ट पड़ सकता है पंजाब और नेशनल लेवल पे? जो बलूचिस्तान के अंदर वो अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो उसका पंजाब पे या खैबर पख्तूनख्वा पे हौसला मिल जाता है ना, असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स बिल्कुल फर्क है। बलूचिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स जो है वो बहुत बैकवर्ड है, बहुत पसमानदा है। वहां पर जो है वो पार्टियां भी बहुत कमजोर है। बाप वहां पे पार्टी है लेकिन वैसी पार्टी नहीं है जैसी पंजाब में है या जैसी सिंध में है, जैसी पीपल्स पार्टी। तो वहां पर इत्तेहादी गवर्नमेंट है ना असल में, यहाँ से 5-6 लोग हर पार्टी से मिलाकर बीएपी जब बने, तहरीक अदम एतमाद के कामयाब होने के इम्कान बहुत ज्यादा हैं। लेकिन इन्हीं में से कोई बाप में से कोई नया आ जाएगा और मुमकिन है अपोजिशन की पार्टियां भी उसके साथ मिल जाएं। वहां पर तो आमतौर पे होता है कि पूरी की पूरी असेंबली जो है वो गवर्नमेंट में शामिल रही है पिछले दिनों में। तो वहां पर पॉलिटिक्स इसी तरह की है कि लोग नाराज हो गए, नाराज लोग हैं। जाम कमाल साहब और जाम कमाल साहब की पोजीशन जो है वो काफी एम्बैरेसिंग है और वो वहां पर अपना अच्छा ये अंजुम साहब जो आपने पोजीशन एम्बैरेसिंग की बात की, ये गवर्नेंस से लेकर बदअबनी, करप्शन, लूट खसूट जो बात कर रहे हैं ऑपोजिशन के अराकीन जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद भी जमा कराया, ये जो लोग नाराज भी हैं इनकी गवर्नमेंट से, अगर ही गेट अवे विद दिस बिल, ये जो एप्लीकेशन दी है इससे बच जाते हैं तो वो ज्यादा मजबूत नहीं हो जाएंगे, ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो जाएंगे? अब जैसे एक वेव आती है ना कि मैं अपनी तहरीक अदम एतमाद से आई हैव बीन क्लियर एंड आई पीपल हैव कॉन्फिडेंस नहीं हो जाएंगे। आप देखिएगा कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम भी हो जाए तो वो डैमेज किसी हद तक हो जाएंगे। वो उतने ताकतवर और उतने वो पावरफुल और फन्ने खान नहीं रहेंगे, उनकी ताकत जो है सुकड़ जाएगी क्योंकि काफी लोग उनके खिलाफ वोट भी देंगे। अब इतने वोट आ जाएं कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए तो जाहिर है तो उड़ी जाएंगे। लेकिन अगर वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना भी हुई तो भी इनके खिलाफ इतने वोट पड़ जाएंगे
कि जो आप थोड़ी परेशानी कर सकते हैं, इनको परेशान जितने अब हैं तो इनके साथ वो तो कम हो जाएंगे ना, ठीक है, उनमें से कुछ तो जाएंगे उधर। अच्छा, ये होना जो है अदम एतमाद चूंकि वज़ीर आला है तो ये होता है ओपन, ठीक है ना, बात करना थोड़ा मुश्किल होता है कि जी हमने ओपनली बात करना और यहाँ से अगर क्योंकि ये ओपन तो है नहीं, तो लिहाजा अब देखते हैं अगले 7 दिन में जब इसके हवाले से इजलास बुलाया जाएगा तो फिर किस तरफ बात जाती है। लेकिन एक मामला जो कि हम प्रोग्राम के आगाज़ में भी गुफ्तगू कर रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इलेक्शन कमीशन जो इस वक्त नाराज़ हो चुका है वफाकी वज़रा से, और उन्होंने कह दिया कि हम कार्रवाई करेंगे और जवाब भी तलब कर लिए वज़रा से। हमारे साथ मौजूद हैं कंवर दिलशाद जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उनसे हम राय लेते हैं। थैंक यू वेरी मच कंवर साहब, आपने वक्त दिया। इलेक्शन कमीशन इस वक्त खासा नाराज़ है क्योंकि जो वज़रा इस वक्त बात करें इलेक्शन कमीशन के हवाले से, आपने ऐसा कहा है कि नाअहल भी हो सकते हैं, इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, क्या ये पॉसिबल है वाकई? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी से नाराज नहीं है, उन्होंने अपने आईनी और कानूनी इख्तियारात को द्रोहीकार लाना है। इलेक्शन कमीशन की इंटीग्रिटी पर हमला हो गया और इम्पार्शलिटी रायदारी पर, और चीफ इलेक्शन कमीशनर और इलेक्शन कमीशन के जो दीगर मेंबरान हैं उनकी ज़ात के ऊपर जो है हमारे वफाकी वज़रा ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं उसका उन्होंने उसके लिए जवाब तलब किया है। उन्होंने कहा कि आपने जो हम पर इल्ज़ाम लगाए हैं वो आके सबूत पेश करें। अब अगर वो सबूत पेश नहीं कर सकते, ज़ाहिर है सबूत पेश करना तो बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन आज हम वफाकी वज़ीर जो है फातूरी साहब बड़े साफ़ आदमी हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो हमने इनके ऊपर इलेक्शन कमीशन पर जो शदीद तनकीद की है या हमला किया है या जो भी, तो वो हमें तो वफाकी काबीना का मौक़िफ़ बयान किया है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने तो एक वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ को बयान कर दिया पब्लिक में कि इलेक्शन कमीशन पर वफाकी हुकूमत ने अदम एतमाद कर दिया जी। अब ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो मामला है ये बहुत आगे तक चला गया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जहाँ नोटिस की वफाकी वज़रा को दी है जिन्होंने इत्तेफाक़ात की है, इल्ज़ाम लगाए हैं, उसके साथ साथ जितना यहाँ तक गया कि अवान सदर में जो मीटिंग हो रही थी उसमें भी जो इलेक्शन कमीशन को तज़लील किया गया, तज़यीक़ किया गया, उसकी भी रिपोर्ट उन्होंने मंगवा दी है। अब आज वफाकी वजीर के कहने पर इन्होंने अभी वफाकी काबीना से रिपोर्ट तलब करनी है। अब इलेक्शन कमीशन जब महसूस देखेगा, रिपोर्ट मंगाया, नोटिस जारी कर दी है और वो सबूत पेश ना कर सके तो फिर आर्टिकल 62(1)(f) के तहत किसी पर इल्जामात लगाना, झूठे इल्जामात लगाना, झूठ बोलना, उसमें आ जाता है कि ये सादिक अमीन नहीं रहे, झूठ बोला है। जब झूठ बोलने पर सादिक अमीन नहीं रहे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सवाबदीद है और इख्तियारात उनके पास मौजूद है। अगर वो चाहें कि हमारे पास झूठ जो है ये साबित हो गया है तो उनको नाअहल करार दे सकते हैं, ठीक है, और उनके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तो ये सारा काम इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात मौजूद है। साहब इख्तियारात तो मौजूद हैं, आपने आर्टिकल का रेफरेंस भी दे दिया, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन इसको प्रोसीड करेगा? क्या ये रिफ्ट इतनी स्ट्रांग है कि ये उस नहज पर जाएगी जहां पर नाअहली की डिमांड की जाए, खास तौर पर फवाद चौधरी और सवाती साहब के लिए? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस जो हमले के बाद जब उनकी पूरे इदारे को रीइंफोर्स कर दिया गया तो अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो हमने बरमला कहा है फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात और 2023 के इंतखाबात कराने का अहल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि किसी ब्यूरोक्रेसी ने बात नहीं मानी, किसी प्रेसिडेंट ऑफिसर ने बात नहीं मानी, रिटर्निंग ऑफिसर ने बात नहीं मानी। जब रिट खत्म हो गई तो फिर वो इलेक्शन कैसे करवाएंगे? उन्होंने अपने रिट को बरकरार रखने के लिए, अपनी इंटेग्रिटी को बरकरार रखने के लिए, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। तो बेसिकली अपनी इंटेग्रिटी को बहाल रखने के लिए अब कोई ना कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए या फिर खुद से ही ये वज़रा जो है मुआफ़ी मांग लें। अच्छा ये बताइए कंवर साहब, क्योंकि आपने आर्टिकल का जिक्र किया है कि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई खुद कर सकता है, कुछ कन्फ्यूजन इसमें यह है कि क्या अदालत ने ये कार्रवाई करनी है, यानी कि हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने, या फिर इलेक्शन कमीशन एज ए बॉडी खुद भी ये कार्रवाई कर सकता है? जनाब बिल्कुल, हमारे पास जो है हमारे दोस्त बयान देते रहते हैं, लेकिन असल बात यह है कि जब इनको आइन के आर्टिकल 204 के इख्तियार दे दिए गए जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तमाम इख्तियार दे दिए गए तो इलेक्शन कमीशन पर उसके तहत कार्रवाई करेगा ना। हाँ, इलेक्शन कमीशन के इसके खिलाफ फैसला दे देता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर होती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सवाबदीद पर है कि वो मेरिट पर फैसला करें। लेकिन हालात ऐसे नजर आ रही है ये अपना फैसला कर देंगे, इसके खिलाफ जो बात जाएगी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा इदारा है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वही हालात को देखते हुए इलेक्शन के पास इख्तियारात हैं
जब आपको आर्टिकल 204 के तहत इख्तियारात दे दिए, आर्टिकल 63(1) के तहत इख्तियारात दे दिए, आर्टिकल 62(1)(f) के तहत इख्तियारात दे दिए, तो इख्तियारात को इस्तेमाल करेंगे, उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगी। ठीक है कंवर साहब, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हमने इदारे के खिलाफ कुछ नहीं किया, हम इदारे का एहतराम भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं, हम तो सियासी किरदार पर बात कर रहे हैं जो इस इदारे में शख्सियात बैठी हुई हैं। आपने कहा बड़ा बाइख्तियार ये इदारा है, लेकिन माजी में आपने ये भी देखा कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत बात हुई, खामोश रहने पर, एक्शन ना लेने पर, एक्टिव ना होने पर। क्या आपको लग रहा है कि ये इस बात पर एक्चुअली ये एक्टिव ही रहेंगे? फिलहाल तो डिसीजन नोटिस देने का लिया गया है। फवाद चौधरी साहब जो है ना, वो बड़े अच्छे एडवोकेट हैं, उन्होंने जो बात फरमाई है ना, उनकी मैं तशरीह कर देता हूँ। इदारे के सरबराह, शख्सियात और इदारे लाज़िम और मलज़ूम हैं। आपको याद होगा कि 6 महीने पहले आर्मी चीफ ने क्या बयान दिया था कि बाद शख्सियात को बयान दे रही है, वो इदारा और शख्सियात एक ही चीज है। शख्सियात इसी तरह मैं बताऊं कि जब ये निहाल हाशमी, तानिया नजीर और फराज चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजों का नाम भी लिया था, उन्होंने कहा कि इन बुतों को गिरा दो, इन बुतों को गिरा दो, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तीनों को नाहाइल करार दे दिया 5 साल के लिए। उन्होंने नाम तो किसी का नहीं लिया था, इदारे का नाम तो नहीं लिया था, उन्होंने ये कहा था बुतों को गिरा दो, और यहाँ उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को आग लगा दो। तो ये इस लिहाज से मामला ये चल रहा है कि लाज़िम और मलज़ूम होते हैं शख्सियात और इदारे। तो हाशमी ने भी, फवाद चौधरी ने भी, उसके बाद दानिया नज़ीर ने किसी जज का नाम नहीं लिया था, उन्होंने कहा था बुतों को गिरा दो, इस पर इन्होंने एक्शन ले लिया। तो वही चीज सामने आ रही है, वही तमाम फैसले इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फैसले करेगा, तीनों को फैसले करेगा, देखेगा। सही कमर दिलशाद साहब, ये सारा मामला जो है वो बेसिकली जो उठा है कि इस तरह से बहुत ज़्यादा वुज़रा कर रहे हैं अटैक इलेक्शन कमीशन पर और अपोजिशन पर भी। आपको लग रहा है क्विकली अगर आप देख सकें बात को, अगर इसको सम अप करें कि ये मामला हल हो जाएगा ईवीएम का, क्योंकि अभी काफ़ी कन्फ्यूजन है इसके हवाले से? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तो हम हामी हैं, हमने भी इसको इस चीज को देखी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में इलेक्शन कमीशन ने अपने एक टेक्निकल भी और उसके इंटरनेशनल सिनेरियो में जो इतराज़ात लगाए थे, तो वो हमारी वफाकी हुकूमत को चाहिए था कि शिवरी अफराद की सरबराही में एक कमेटी मुकर्रर करते थे। वो तो अपने तमाम तरह पाकिस्तान के जो इसके मामले में एक्सपर्ट हैं उनके राय ले लेते और इलेक्शन कमीशन के जो इतराज़ात थे उनके सामने रखते। जब तमाम इतराज़ात दूर हो जाते तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी कहता है कि ठीक है, तमाम इतराज़ात दूर हो गए तो हमें इसकी ऑर्डरशिप देने में कोई इतराज़ नहीं। इसके बड़ा आसान तरीका था। अब चूंकि वो सबोताज ही कर दिया, इलेक्शन कमीशन पर हमला ही कर दिया, तो अब तो मामला कुछ और चला गया ना, देर हो गई, डिले हो गई, और जो डिले हो गई तो फिर नजर आता है कि फिलहाल ये बड़ा मुश्किल है। अभी तो कानून साजी भी नहीं हुई, तो मामला ये नजर आ रहा है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अपनाना चाहिए। ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, जहाँ इसके अंदर खदशात हैं वो दूर कर दिए जाएं। बिल्कुल ठीक आपने कवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद थे। अंजुम रशीद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारे पास कवर साहब का वर्जन भी आ गया। बट कंक्लूडिंग लाइन सिर्फ ये है, ओनली इफ दैट वुड हैव बीन इजी तो कर लिया जाता, अदरवाइज इसको इतना पॉलिटिकल ना बनाया जाता। आप उसको जैसे कह रहे थे ना, इतना आराम से कि इतराज़ात दूर होते ये अप्रूव हो जाता, इतना आसान है, इल्जामात लगना शुरू हो गए तभी ये मामला हो गया। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, कोविड की सिचुएशन पर अगर हम बात करें तो रेशो जो है वो पर आ गई है, यानी कि अब आहिस्ता जो है वो डिक्लाइन आना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी के पेश नज़र पाबंदियों में भी आना शुरू हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 4.78% जो है वो रेशो रिकॉर्ड की गई, और इसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर जो है वो बात भी हो रही थी वो एजुकेशन सेक्टर्स हैं जो कि खोल दिए गए हैं 50% अटेंडेंस जी। अब इसके साथ साथ एक अहम और बड़ा फैसला लिया गया कि स्कूल्स के हवाले से तमाम तालीमी इदारे जो कि मुल्क भर में तालीमी इदारे हैं वो खोल दिए गए हैं 16 सितंबर से, लेकिन 50% हाजिरी के साथ और अल्टरनेट डेज भी होंगे। अब ये तमाम इश्यूज हैं, इस पर हम बात करेंगे कि इस वक्त कैसे मैनेज किया जाएगा, वैक्सीनेशन की क्या सूरत हाल है, और फिर क्या जो अटेंडेंस है उसको मेक श्योर करने के लिए क्या इंतजाम है ताकि दोबारा से ऐसा मसला ना हो जाए। हमारे साथ मौजूद हैं काशिम मिर्ज़ा साहब, प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन। काशिम मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये बताइएगा फैसला तो आ चुका, कल से स्कूल जो है वो ओपन हो जाएंगे, लेकिन क्या ये इंश्योर कर लिया गया है कि जो कंडीशन रखी गई है 50% और अल्टरनेट डेज, इसको फॉलो करवाने के लिए आप तैयार हैं?
देखिए जी, इस हवाले से तो ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के 2,07,000 स्कूल पहले पे जो पैंडेमिक की जो लहर आई थी उसके बाद से जब स्कूल हमने 15 अगस्त से खोले थे लास्ट ईयर, तो हमने ये तो सारे SOPs तब से इंश्योर किए और अब तक अल्लाह का शुक्र है ये बात तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब NCOC के जो चेयरपर्सन है असद उमर समेत तमाम वज़रा तालीम ने एक्सेप्ट किया कि तालीमी अदारों में बेहतरीन SOPs का जो अमल दरामद हुआ। अनफॉर्चुनेटली ये जो इस मरतबा तालीमी अदारे बंद किए गए हैं, आपने भी ये चीज देखी होगी, NCOC के अपने डेटा के मुताबिक 8.5% था अगस्त में जब ये तालीमी अदारे बंद किए गए, उस वक्त वैसा ही जो थी ये डिक्लाइन करके 6.3 के ऊपर आ चुका था और अभी आप जो डाटा फरमा रहे हैं तो ये तो बहुत ज्यादा सेफ जोन में हम पहले थे। ये पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर था। हमारी वजारत तालीम की बुनियादी तौर पे तैयारी नहीं थी, जो उन्होंने सिंगल नेशनल करिकुलम की बात की, आपको पता है कि अप्रैल का सेशन था उसको एक्सटेंड करके अगस्त किया, अगस्त में भी उनका होमवर्क नहीं था। चलिए काशिफ साहब, वो एतराजात तो रह गए अब माजी में, क्योंकि स्कूल्स खुल रहे हैं ना। अब 16 सितंबर से उन्होंने कहा कि हम वेलकम बैक कहते हैं खुले दिल से स्टूडेंट्स को कि वो स्कूल में आए, लेकिन आपने जैसे कहा कि SOPs को फॉलो किया जाता है, लेकिन बहुत कंप्लेंट प्राइवेट सेक्टर से ये भी आई 50% हाजिरी को मेक श्योर नहीं किया जाता या मास्क को इंश्योर नहीं किया जाता कि स्टूडेंट्स जरूर पहनकर बैठे या टीचर्स वैक्सीनेटेड नहीं है। आपकी तरफ से क्या गारंटी है कि ये तमाम चीजें जो हैं वो अब फुलफिल की जाएंगी प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से? देखिए, जहां तक तो टीचर की वैक्सीनेशन की बात है, हमने ये तो NCOC का अपना डाटा ये कह रहा है कि उनके 95% प्लस जो टीचर हैं वो वैक्सीनेटेड है, तो इसमें तो एक बात कि हम है ही नहीं, हमने ये NCOC का अपना डाटा शेयर है। सेकेंडली ये बात है कि जहां तक SOPs को इंश्योर करना है, एक बच्चा अपनी फैमिली के साथ 4-5 बच्चे कार में आते हैं, कोई SOP का ख्याल नहीं, दरवाजे पे आपने देखा, आपके चैनल्स ने बल्कि दिखाया कि हैंड सैनिटाइज करना, उसका जो टेम्परेचर चेक करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये स्कूल्स और कॉलेज यूनिवर्सिटी से ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कहीं पे नहीं हो, खासतौर पर स्कूल में। अच्छा, इसमें तो हम कोई कमिटमेंट में कोई जो है ना वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और इसमें हम बल्कि गवर्नमेंट्स के बहुत सी डिपार्टमेंट जो हमें चेक कर रहे हैं, हम उन्हें वेलकम कहते हैं कि अगर कहीं पे आपको कहीं खिलाफवर्जी दिखाई देती है आप सख्त एक्शन लें, क्योंकि बच्चों और टीचर जो हैं उनकी जो जिंदगी हमारे लिए भी जो है बहुत ज्यादा अजीज है, तो इसमें तो नो कंप्रोमाइज और नो टॉलरेंस। लेकिन अब यहाँ पे एक और जो चीज है वो ये है, क्या ये बरकरार रहेगी? हमने ये देखा कि अब जो इसी हवाले से गुजरा तालीम कॉन्फ्रेंस में एक फैसला ये हुआ कि अगला साल भी जो सेशन है उसको भी ये डिले करेंगे और उसको अगस्त में स्टार्ट करेंगे। वो बड़ा जो अलार्मिंग सिचुएशन, इसका मतलब है ये फिर बारहा इसको बंद करने का प्रोग्राम रखते हैं। देखिए काशिफ साहब, चूंकि कोरोना के हवाले से कुछ हतमी बातें तो होते नहीं है, यू नेवर नो कब दिन बुरे आ जाएं इस हवाले से, तो इसलिए तैयारी तो करनी पड़ती है, माइंड भी बनाना पड़ता है। हमने पिछले 1.5 साल से ज्यादा में देख लिया कि क्या क्या कुछ होता रहा है। ये बताइएगा काशिफ साहब कि आपने कहा कि बहुत से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो आकर देख लें, ऑब्वियसली आपको भी पता है लाखों स्कूल हैं, हर जगह पर नहीं जाया जाता, आपकी फेडरेशन एसोसिएशन का भी जिम्मेदारी होती है कि वो सेल्फ चेक भी रखें, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि पूरी दुनिया इससे अफेक्ट है, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। आपने कोई मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि खुद से चेकिंग हो, मॉनिटरिंग हो, ताकि ऐसा मसला ना आए कहीं? देखिए जी, हमने तो सबसे पहले जिस वक्त फर्स्ट कोविड की जो लहर थी, अभी इवन गवर्नमेंट ने SOP जारी नहीं किए थे, तो हमने सबसे पहले कोविड के आते ही जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर SOP डिजाइन हुए थे, हमने उनसे रहनुमाई हासिल की और खुद से डिजाइन करके गवर्नमेंट को हमने ये दिए। हम तो इसमें तो खुद कह रहे हैं कि नो टॉलरेंस और नो कॉम्प्रोमाइज, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या गवर्नमेंट खुद सीरियस है? गवर्नमेंट तो इतने बड़े बड़े जलसे जुलूस अभी आपके सामने हो रहे हैं, अभी आपके सामने पूरे पाकिस्तान में कंटोनमेंट के जलसे जुलूस हुए हैं। बदनसीबी ये कि वो बच्चे जो स्कूल में जा नहीं सकते, तालीमी इदारों में जा नहीं सकते, वो उनके पोलिंग स्टेशन में दिखाई दे रहे थे। और मुझे नहीं समझ आती कि ये कैसा कोविड है जो कि हर जगह जो आजाद है, लेकिन उसको वो पाबंद करता है तो तालीमी इदारों को करता है कि जो SOPs को इंश्योर कर रहे हैं उसी को बंद करें। हम तो देख रहे हैं कि पिछले 3 सालों से यही सिलसिला चल रहा है। गवर्नमेंट की अपने काशिफ साहब, मेरा सवाल ये था कि क्या आपने कोई मैकेनिज्म बनाया है, मॉनिटरिंग बनाई है, ताकि खुद से सेल्फ चेक किया जा सके कहीं पर वायलेशन हो रही है? ये मामला पॉलिसी छोड़ दें, आप अपनी मॉनिटरिंग की बात नहीं डाली जा सकती, जिम्मेदारी लेनी है इसके हवाले है। हम तो कह रहे हैं कि हम तो मैकेनिज्म हमने दिया हुआ है, हमारी मॉनिटरिंग भी हो रही है, तभी तो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, NCOC का चेयरमैन कह रहे हैं, वज़रा तालीम कह रहे हैं कि बेहतरीन अमल दरामद हो रही है। हम नहीं कह रहे, ठीक है, ये लोग एडमिट कर रहे हैं कि SOP, उन्होंने ये भी कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, NCOC के चेयरमैन ने कहा कि तालीमी इदारों से कोविड नहीं फैल रहा। क्यों नहीं फैल रहा? क्योंकि
वहां पे एसओपीज को इंश्योर कर रही है। तो हम ठीक कह है, रहे हैं ठीक है। हमारे इदारे भी उसको मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। मेक श्योर किया जाएगा कि तालीमी इदारों में तमाम कोविड्स पूरे हों और किसी तौर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और नाराज़गियाँ मुझे लगता है अब थोड़ा सा छोड़ देनी चाहिए, माजी में वेलकम करना चाहिए बच्चों को भी खुश दिल से एसओपी को फॉलो करते हुए, ताकि जब हम थोड़ा सा रिलैक्स होना शुरू होते हैं, आपको याद होगा एक नई वेव और एक नई और यू नेवर नो कब दोबारा से वेव आ जाए। लेकिन इस वक्त जो कि ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, लेकिन उसमें ये है कि बहुत सी जो गैदरिंग्स हैं, इंडोर डाइनिंग है, इवेंट्स हैं, शादियाँ इंडोर हैं, इसके अलावा जो आपके तमाम गैदरिंग्स सोशल गैदरिंग जितनी भी उसमें लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा और गुजरात ये 5 और बन्नू शहर शामिल हैं, जिसमें अभी भी पाबंदियाँ सख्त हैं। ना ही वहाँ पर कारोबारी सरगर्मियाँ उतनी आसानी से हो सकती हैं, 2 दिन की छुट्टी भी रहेगी और हाई रिस्क एरियाज हैं, ये हाई रिस्क एरियाज हैं। तो इसमें अभी भी जो लोग हैं वो मजीद वैक्सीनेशन करवाएं और मजीद सख्ती करें ताकि आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से भी नरमी आ जाए। इजी नहीं होना, आपने मास्क पहनना छोड़ना नहीं है, दैट्स द ओनली थिंग जो आपको बचा के रख सकती है कोविड से। एंड ऑल्सो सोशल डिस्टेंस, जैसे मैं और अबूजर सोशल डिस्टेंस पर बैठे हैं, ये आपने मेक श्योर करना है कि आप क्राउडी प्लेसेस पर ना जाएं। फिलहाल हमें चलना है एक ब्रेक की तरफ, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे कि ऐसे मामले पर जो कि हर शहरी, हर पाकिस्तानी की दिल की आवाज़ बन चुकी है और वो उम्मीद जो कि दिखाई गई थी कि आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले महीनों में हालात बेहतर हो जाएंगे, वो ऐसा लग रहा है कि अब दम तोड़ती नज़र आ रही है और शहरी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और जो एक उम्मीद का आपने जिक्र किया ना, तो मेरे जहन में एक गाना चलना शुरू हो गया जो रिसेंटली मैंने अभी सुना कि अच्छे दिन आए हैं। वो अच्छे दिन कहाँ हैं? अभी मैं परेशान हो गई, वजाहत जो है वो ब्रेकिंग करके गए कि डॉलर फिर से महंगा हो गया। कल भी हमने ये देखा, महंगाई का इतना तूफान है, आम आदमी परेशान है, आटा नहीं मिल पा रहा है और अच्छे दिन आए हैं। ये वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, जिसे देखकर मुझे एक्चुअली लगा कि ये है असल में अवाम की नुमाइंदगी। वो आपको दिखाते हैं। अच्छे दिन आए हैं। भाईजान पेट्रोल के रेट है? 124 रुपये। अच्छे दिन आए हैं, अच्छे दिन आए हैं। भाईजान आटे का क्या रेट है? भाईजान 70 रुपए किलो। तुझे मान गए सरकार, अच्छे दिन आए। भाईजान चीनी के रेट है? भाईजान 110 रुपये। माफिया के सामने तू डट के खड़ा है, तुझे मान गए सरकार, अच्छे दिन। भाईजान DAP का क्या रेट है? भाईजान 6500 रुपये है भैया। तुझे मान गए सरकार, अच्छे दिन आए। भाईजान घ्यो के रेट है? 340 रुपये भाव। तुझे मान गए सरकार, अच्छे दिन। भाईजान पक्का क्यों बंद पे है? भाईजान लोड सेटिंग है, बिजली कोई नहीं। अच्छे दिन आए हैं, अच्छे दिन आए। वालेकुम अस्सलाम। सुना इस दफा यूनिट का क्या रेट लगा है? भाईजान यूनिट 20 रुपये। तुझे मान गए सरकार, अच्छे दिन आए। अद्वियात की कीमतें 600 गुना बढ़ गईं। रोटी 30 रुपए की, 25,000 वाले बिजली गैस बिल 50,000 रुपए का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुना पाकिस्तान का कर्जा कितना हो गया है? पाकिस्तान का कर्जा 38,000 अरब रुपया है। धरती का कर्ज भी तूने ही उतारा है, जिसने भी लूटा उसे तूने ललकारा है। तुझे मान गए सरकार, अच्छे दिन आए हैं, अच्छे दिन आए। अच्छा, अच्छे दिन आए हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तानी मीम्स बनाने में कुछ
करते हैं इस तरह की चीज़ें, और उन्होंने वो तमाम बेसिक चीज़ों को टच किया है जिसके बैकग्राउंड में ये गाना चल रहा था। चाहे धरती का कर्ज उतारा हो, वो चाहे अच्छे दिन आए हों, जो नज़र नहीं आ रहे, शायद उस हॉल तक ही वो आवाज़ गूंजती अच्छे दिन आएंगे कि जो अताउल्लाह शाह खिलवी साहब का बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने ये गाना बनाया था, लेकिन अब जो मीम बनी है वो थोड़ी फ़नी मुझे इसलिए लग रही थी क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने इसको प्रेजेंट किया वो था, लेकिन जो बातें थी वो बड़ी ही परेशान बड़ी थी। तलख थी जी, जो वो बातें थी वो हकीकत में मबनी तल्ख बातें थी, तल्ख हकीकत थी जो कि गवर्नमेंट को देखना होगा। यानी कि पेट्रोल है, अद्वियात हैं, आटा, चीनी, चावल, घी, सब्जियां, पेट्रोल, जो भी आपकी चीज़ें हैं, फ्रूट, आप खाने पीने की तमाम अशिया, आपकी रोज़मर्रा की यूटिलिटीज़ के बिल लगा लें, आप अपनी ग्रॉसरी लगा लें, सब कुछ इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है। उसके कंपैरिजन में आप देखें कि आपकी इनकम कहाँ पर, इनकम देखा जाए डॉलर की वजह से और चीज़ें चली गई है, और लोगों की जो पैरिटी इंडेक्स में अगर इनकम है वो बहुत नीचे है और कमाई कम है, खर्चा ज़्यादा है, और ये मुसलसल बढ़ रहा है। और फिर उन लोगों को सलाम है मेरा जो अभी भी ये कहते हैं कि डॉलर की कीमत ऊपर नीचे जाने से आपको क्या फर्क पड़ रहा है, आपने डॉलर लेकर रखे हुए हैं, आपकी सैलरी डॉलर में है। मतलब मुझे समझ नहीं आती है कि रुपया आपका डिवैल्यू हो रहा है, डॉलर जब बढ़ता है आपके बैरूनी कर्जों में इजाफा हो जाता है, आपकी हर चीज में इजाफा हो जाता है, मुसलसल डॉलर की प्राइस बढ़ रही है। और अभी आपने देखा ये जो पर लगे हैं डॉलर को, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट सबसे पहले पेट्रोल प्राइसेस पर आता है। गुज़श्ता कई महीनों से मुसलसल पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हो रहा है, कहीं 1 रुपया कम कर दी जाती है लेकिन उसका आवाम की सर के ऊपर कोई ना तो एहसान होता है ना ही कोई फर्क पड़ता है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की वजह से खाने पीने की चीजें महंगी हो जाती है। मतलब महंगाई का ऐसा तूफान है जो शायद सिर्फ आवाम को बर्दाश्त भी करना पड़ रहा है और नजर भी आ रहा है। बिल्कुल नजर भी आ रहा है, परेशानी मजीद बढ़ रही है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि मजीद क्या इस वक्त सिचुएशन वो देखते हैं। सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, ये वीडियो हमने अभी चलाई थी, उसमें हर वो चीज़ जो कि आम इंसान की ज़रूरत की होती है उसको जब उसने सुना तो वो परेशान हुआ और उसने सोचा कि अच्छे दिन कब आएंगे, आखिर वो परेशान हो रहा है। आप बताइएगा इस वक्त जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, कहीं पर उम्मीद नज़र आती है आपको? देखिए, मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसी हैं उसका बुनियादी नुक्ता ये है कि जो ताकतवर तबके हैं, माफिया हैं, कार्टल्स हैं, उनको मराद दी जाएं, चाहे उसके लिए कानून बनाना पड़े या कानून तोड़ना पड़े। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कानून तोड़ने से भी न स्टेट बैंक शर्माता है न हुकूमत शर्माती है। आवाम को कुचलना है और ताकतवर तबकों को मराद देना है, ये बुनियादी नुक्ता जो कौम को समझना होगा, नंबर 1। दूसरी बड़ी खराबी है कि इनकी इन गलत पॉलिसियों से और जो इन्होंने कौम से वायदे किए थे उससे 100% इनराफ। मसलन ये कहा गया था कि हम जब इख्तिदार में आएंगे तो 100 दिन के अंदर इंसाफ पर मबनी एक टैक्सों की पॉलिसी नाफिज कर देंगे। इन्होंने टैक्सों की ऐसी इस्तेहसाली पॉलिसी बनाई और उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। फिर तवानाई के शोबे में बात की थी तो उससे 100% इनराफ है। मगर दूसरी जो तबाही ये कर रहे हैं कि इनकी गलत पॉलिसियों से मईशत में जो खराबियां आ रही हैं, तो बुनियादी चीज़ हमने जो सीखी थी कि जब कोई आदमी बीमार होता है तो पहले उसका इलाज दवाई से किया जाता है। अगर दवाई से ठीक ना हो तो खुदा ना खास्ता कहते हैं जी इसकी सर्जरी करके इसका जिस्म का एक हिस्सा काट के फेंक दें। हमारा स्टेट बैंक जो है स्टार्ट सर्जरी से कर रहा है। रुपए की कदर गिराना सर्जरी है और इसके मईशत पर आम आदमी पे तबाकुन असरात होते हैं। अभी आपने बिल्कुल सही बताया। मैं सिर्फ एक जुमले का इजाफा कर दूं, जो मुल्क 60 अरब डॉलर की इंपोर्ट करता है, तो जब आप 44 रुपए 3 साल में आपने गिरा दिए या 45 रुपए और 4 महीने में आपने 15 रुपए फी डॉलर गिरा दिया, तो जब 60 अरब डॉलर की इंपोर्ट होगी तो उसके मुल्क की करेंसी में वैल्यू बढ़ जाएगी, उस पर हुकूमत के टैक्सेस बढ़ जाएंगे और उनकी तो आमदनी बढ़ गई। लेकिन पेट्रोल, दालें, सब्जियां, गोश्त, कर्जों की अदायगी के लिए जो रकूम है आम आदमी को कुचला जाएगा और आम आदमी की कुव्वत खरीद आपने कम कर दी है। मैं आपसे बता रहा हूँ कम की है, कानून तोड़ सकती है। जी डॉक्टर साहब, आप जैसे कह रहे हैं कि आम आदमी की कुव्वत खरीद भी कम हो गई है, ज़राए आमदन भी कम हो गया है, आटा, चीनी, दालें, ये वो तमाम बेसिक चीज़ें हैं जो गरीब आदमी खरीद नहीं सकता। लेकिन वहीं पर हमें जब गवर्नमेंट के ऐवानों से आवाज़ आती है, बजाय इसके कि नोटिस ले लिया और माफिया से लड़ेंगे, आवाज़ ये आती है अच्छे दिन आए हैं, आवाज़ आती है FBR ने रिकॉर्ड दाफ कंप्लीट कर लिए, आवाज़ आती है सनती इनकलाब आ गया जी पाकिस्तान में। सदर अभी जो रिसेंटली सदर साहब ने खिताब किया उसमें तो उन्होंने कहा कि दुनिया को इमरान खान साहब से सीखना चाहिए। आप उनकी पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। देखिए, मैं आपसे अर्ज कर दूं, मैं अब कुछ आदाद व शुमार आपको दे रहा हूं जो कि रिकॉर्ड पर हैं। जी, पहली चीज ये जो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं हमने टैक्सों की वसूली का हदफ हासिल कर लिया है,
मैं आपसे कह रहा हूँ ये झूठ बोल रहे हैं, इतना सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अगर देखिए बजट जब अप्रूव हुआ था तो 4,963 अरब रुपए का FBR का टारगेट था जी। 4,730 अरब हासिल हुए, तो 230 अरब रुपए तो आपने कम किए। लेकिन वो तो रिवाइज था ना डॉक्टर साहब, वो तो रिवाइज कर लिया ना, साल के दौरान ही रिवाइज भी तो करते हैं। तो फिर आप ऐसा करें कि जब 30 जून आए ना उससे पहले रिवाइज कर दें। रिवाइज को तो नहीं होता है ना, जो हदफ आपने मुकर्रर कर दिया तो आप ये कहें हदफ ये था तो ये कहा हासिल नहीं होगा तो हमने उसको रिवाइज कर दिया। मैं आपको कानून बता रहा हूँ, जो पार्लियामेंट ने अप्रूव किया वो हदफ है। आप ऐसे तो जितने भी हदफ हैं आप एक्सपोर्ट का जस्ट बिकॉज़ यू कैन से इट कि हमने हदफ हासिल कर लिया, आप उसको रिवाइज करके पेश कर दें, नीचे ले आए। बिल्कुल ठीक। वो तो रिवाइज तो कोई चीज नहीं होती, वो तो आप 15 दिन पहले सारे रिवाइज कर दें। एक तो मैं आपको बुनियादी बात बता रहा हूँ, दूसरी चीज मैं बड़ी अहम आपको बताना, 2 बातें बताना चाहता हूँ। पहली चीज ये है कि इस हुकूमत के दौर में जो मजमूई कर्जे और जिम्मेदारियां हैं उसमें 18,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। 18,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। लेकिन आजादी के 66 साल के बाद 30 जून 2013 को जो मजमूई कर्जे इकट्ठे हुए थे हमारे ऊपर वो थे 16,400, यानी 66 साल में जो कर्जे थे उससे ज्यादा तो आपने इजाफा कर। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो 18,000 बढ़ के 48,000 पर आप ले गए, इसका मुझे आवाम को क्या मिला, कोई मुझे बता दे। वो तो ये कहते हैं हमने कर्जा उतारने के लिए कर्जा लिया, हम नया कोई कर्जा नहीं लिया। आपको आवाम को समझने दीजिए कि जब अगर आपने 1 लाख रुपए का कर्जा लिया है और आपने 1 लाख रुपए वापस कर दिए तो कर्जे नहीं बढ़ेंगे। कर्जे का करते हैं जब आप 1 लाख रुपए का कर्जा उतारते हैं और 3 लाख रुपए का कर्जा लेते हैं। बात समझ जी। तो आपने एक बात तो ये उतारने से बड़ा नहीं करते जब तक उससे कर्जा ना ले। मगर जो जुर्म हुआ है, जो पाकिस्तान के लिए आग से खेल रहे हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, वो है तरसीलात। वो ये स्टेट बैंक ये कह रहा है, कम से कम मैं बता रहा हूँ 100 टाइम्स कहा है 3 साल में कि ये कारकुनों की तरसीलात है, लेबर की तरसीलात है। ये आई है 74 अरब डॉलर 3 वर्षों में। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ तरसीलात बढ़ गई और बरामदात कम है। मुझे कोई मुल्क बता दीजिए लेकिन ये बड़ी क्यों है? डॉक्टर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है कि एक्सपोर्ट्स नहीं है, वो कम हो रही हैं और रेमिटेंस के ऊपर रिलाय कर रहे हैं। ये आपकी बात बड़ी पॉइंट। एक जुमला सुन ले, बड़ा अहम पॉइंट है। ये तरसीलात कारकुनों की नहीं है, ये तरसीलात जो हैं, कारकुन तो बेचारा $500 $600 बेचता है। ये बड़ी बड़ी तरसीलात हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) है जिसके तहत यहाँ से चोरी का पैसा बाहर जा रहा है। ये पैसा जब वापस आता है ये वाइट हो जाता है। वाइट हो क्या रहा है? ठीक नहीं, लेकिन वो पैसा बाहर जब वापस चला जा रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया था, जरूरी बात बता रहा हूँ, कि 20 अरब डॉलर की तरसीलात 1 साल में आई और 15 अरब डॉलर कानूनी तरह से बाहर चला गया, एक्सपोर्ट भी हो गया। सही बात, चोरी का पैसा बाहर गया। यहाँ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) से आया, स्टेट बैंक ने कहा ये कारकुनों की तरसीलात हैं, ये नहीं थी, और बड़ा हिस्सा वापस चला जा रहा है, वापस चला गया। सही है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी अब हमारे सामने आ चुकी है। सही है डॉक्टर साहब, इसके अलावा एक चीज़ ये बताइएगा, ये जो डॉलर मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है, तारीख में इतनी ऊपर कीमत नहीं गई है, पिछले 3 महीनों में जिस तरह से तवातर से ऊपर बढ़ रहा है, इसके इफेक्ट्स तो आ रहे हैं महंगाई की वजह से, महंगाई के सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन आप बताइएगा कोई बेसिक सिर्फ क्या इंपोर्ट की वजह है या कोई और वजह भी है? क्योंकि कहा जाता है कि IMF ने फ्री फ्लोट करवा दिया है, ऐसी बात है जिसकी वजह से डॉलर इतनी तेजी से ऊपर जा रहा है? देखिए मैं आपसे बता रहा हूँ, जो 14 महीने गुजरे हैं, पिछला माली साल और 2 महीने ये, इसमें 38 अरब डॉलर का तिजारती खसारा हुआ है। 38 बिलियन डॉलर्स, जो पिछले साल की इसी मुद्दत से 11.5 अरब डॉलर ज्यादा तिजारती खसारा बढ़ गया। और ज्यादा जो बढ़ा है पिछले 2 महीने में, वो जो है तकरीबन तिगना हो गया है तिजारती खसारा। इस साल करंट अकाउंट डेफिसिट, आपको याद होगा मैंने ये कहा था कि ये फाजिल कोई चीज नहीं है, नहीं होगा, ये मनफी है। और इस साल 10 अरब डॉलर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ये यानी मनफी होगा। ये 10 अरब डॉलर तिजारती खसारा मैंने आपको बता दिया। फिर आपका FDI गिर रहा है, बहुत बड़ी बात है। हम ये कहते हैं जी हमारा एतमाद बहाल हो गया, मैं कह रहा हूँ कि हमारा FDI गिर रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिर रहा है, बिल्कुल, और कर्जे बढ़ रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि बेहतरी कहाँ है? मुझे आप एक चीज कोई बता दे कि जो आदाब शुमार असल हैं
उसमें कौन सी में बेहतरी है। मैं आदाद और शुमार की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, हमें याद है आपने करंट अकाउंट डेफिसिट का बजट ईयर से 6 महीने पहले ही हमारे शो में अनाउंस भी कर दिया था, और मैं काफी हैरान भी हो रही थी कि आप 6 महीने पहले कैसे बता सकते हैं, गवर्नमेंट तो डंका बजा रही है कि हम सरप्लस में आ गए। लेकिन अब जरा अगर आप क्विकली बता दीजिए कि ये जो सिचुएशन है वो चाहे डॉलर प्राइस अप जाने की हो या बाकी मुल्की हालात की, खास तौर पर महंगाई, क्या ये मुस्तकबिल करीब में कहीं रोशन इम्कानात हैं कि कुछ बेहतरी आएगी आवाम के लिए? देखिए, पाकिस्तान में महंगाई इस वक्त रुकने का कोई चांस नहीं है। आप रोक ही नहीं सकते हैं। अभी तो आपको बिजली के नर्ख बढ़ाने हैं। आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था जून में कि पेट्रोल के नर्ख इस साल 20 रुपए लीटर बढ़ेंगे। जी, बढ़ेंगे, बढ़ भी रहे हैं, तजवीज भेज दी है मजीद भी इजाफे की। टैक्सेस भी लगा रहे हैं, बिजली के नर्ख भी बढ़ाएंगे, रुपए की कदर भी गिर रही है। और अभी आपको मैं आज बता रहा हूँ, शरह सूद आपको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। और आपकी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। जो चीजें आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो बढ़ने वाली हैं। करप्शन मुल्क में बढ़ रहा है, तो ये क्या कैसे हो सकता है? कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि पॉजिटिव इंडिकेटर हो। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं हमेशा, और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन्फॉर्म भी किया हमारे नाज़रीन को। इस वक्त डॉलर भी मजीद ऊपर जा सकता है, मजीद पेट्रोल में, और इसकी वजह से महंगाई भी मजीद होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी गवर्नमेंट की ठीक नहीं है, रेमिटेंस पर रिलाय कर रहे हैं, उसका आफ्टर इफेक्ट्स ठीक नहीं आ रहे, इसकी वजह से जो परेशानी है उसमें मजीद भी इजाफा हो सकता है। बिल्कुल। एंड जिस तरह से इन्होंने ये पूरा एनालिसिस किया, ये एक फैक्ट चेक लगता है विद ऑल द फिगर्स। आई थिंक गवर्नमेंट जो है उसको सीरियसली बैठकर सोचने की ज़रूरत है। सिर्फ ये बराएनाम मीटिंग या बराएनाम नोटिस नहीं लेना होगा। आवाम के हालात को समझिए। एक गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी पूरे करते करते अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। क्या ये है आपकी तब्दीली और क्या ये है आपका रोशन पाकिस्तान? ये बहुत बड़ा सवाल है गवर्नमेंट के लिए जी। आई होप वो इसको एड्रेस ज़रूर करें। एक ब्रेक, फिर आते हैं। वेलकम बैक व्यूज। अब हम एक ऐसे टैलेंटेड पाकिस्तानी स्टार के बारे में बात करेंगे जिसने मैट्रिक का वो स्टूडेंट है, लेकिन एक ऐसा काम किया जो कि बहुत काबिल तारीफ़ है। वो काम ऐसा है कि जी इंजीनियरिंग का एक शाखार इन्होंने बनाया। वो ऐसे कि इनका शौक़ था कि उनके पास गाड़ी हो, लेकिन फिर चूँकि वो अफोर्ड नहीं करते थे उनकी फैमिली, तो उन्होंने गाड़ी खुद बनाने का इरादा किया और मोटरसाइकिल के इंजन के साथ एक गाड़ी तैयार कर। और उन्होंने कहा कि मैं मुख्तलिफ पार्ट्स बीच में ऐड करता रहता था और फिर मैंने ये गाड़ी तैयार कर ली, जिसमें अब मैं खुद वो चला भी रहे थे और आप वीडियो में देख भी रहे थे कितने वो खुश लग रहे हैं। तो हसन नदीम से ये हम जानते हैं कि असल में ये इसके पीछे बैकग्राउंड स्टोरी है। और ये गाड़ी जो है वो ये क्लेम कर रहे हैं हसन के 25 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल जो है वो भागती है। सो ये भी बड़ी अच्छी बात है, मतलब अच्छी एवरेज वाली गाड़ी जो है वो बनाई है हसन ने। हसन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा हसन, आपने ये बनाई है, ये आपने कैसे डिजाइन कर ली? उसका इंजन, उसकी बॉडी, क्या ख्याल, क्या आइडिया था, बैकग्राउंड स्टोरी क्या है इसकी? हसन, आप तक आवाज आ रही है? शौक था कुछ बनाने का। अच्छा हसन, आपको आवाज़ अगर क्लियर आ रही है तो ज़रा बताइएगा अपने इस जो आपने माशाल्लाह गाड़ी बनाई है कैसे बनाई है, और इसकी डिटेल कि क्या आपने सोचा, कैसे आपने तैयार किया, आपके वालिदैन ने या आपकी फैमिली ने सपोर्ट कैसे की, ये किस तरह से आपने इस गाड़ी के बनाने तक पहुँचे हैं, ज़रा तफसीलन बताएँ। हसन से हम दोबारा रब्ता करेंगे। हवा भी चल रही है और दूसरा कनेक्शन जो है वो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा है और उनकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही। एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हसन नदीम से हमारा राब्ता बहाल हो गया, जिन्होंने मोटरसाइकिल के इंजन से एक गाड़ी तैयार कर ली है। तो उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। हसन, बताइएगा ये गाड़ी कैसे बना ली आपने इतनी छोटी सी उम्र में, क्या इसके पीछे कहानी है और किस तरह से ये सफ़र आपका शुरू हुआ? जी, सबसे पहले तो जब छोटा था तो कुछ छोटी चीज़ें बनाया करता था, जैसे कि रेत से बना ली, प्लास्टिक्स वगैरह से, लकड़ी वगैरह से। तो ऐसे ही 6-7 तक मैं ऐसे ही किया। तो 8 क्लास में फिर
मॉडल बनाया छोटा अच्छा। जीप का, हाँ, जिसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। तो उसी के साथ देखते देखते फिर मुझे बड़ी गाड़ी का बनाने का दिल किया, फिर अच्छा, इसी को बड़ा किया जाए। सही। जो मुझे पॉकेट मनी मिलती थी, जी हसन, जी हसन, कनेक्शन फिर हसन के साथ रब्ता फिर मुनक़ता हो गया। गांव में है, थोड़ा सा इशू हुआ है वहाँ पे, शायद सिग्नल्स ठीक नहीं आ रहे, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त शाहकार है जी। गाड़ी बनाई बाइक से, बाइक के इंजन से, और उसकी जो इन्होंने तमाम जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी इन्होंने ख़रीदे हैं अपने वालिद की मदद से, क्योंकि मैं चाह रहा था थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि इनकी काविश बड़ी ज़बरदस्त है और कीमत जो इन्होंने बताई वो 2 से 2.5 लाख रुपये इसमें खर्च आएगा। तो अगर इस तरह से टैलेंट को पाकिस्तान में प्रमोट किया जाए तो आप देखेंगे कि इस उम्र में जिसके पास कोई रॉ टैलेंट है उसको अगर शाइन किया जाए तो कितना बेहतर काम मजीद पाकिस्तान। मैंने सुना है बचपन से ही कि लड़के बड़े मैकेनिक होते हैं, बड़े टेक्नीशियन से होते हैं, गाड़ियों का शौक, अपने खिलौनों तोड़ के खुद ही जोड़ लेते हैं। तो ये उनमें से एक एग्जांपल है तो कैसे काम किया जाता है, इससे सीखना चाहिए और आगे गवर्नमेंट को भी इसको देखना चाहिए कि ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल सही। इसी के साथ हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलेंगे और अगली स्टोरी जो है वो नाज़िन लाहौर के मेयो हॉस्पिटल की है, जहां पर तशद्दुद की कुछ वीडियोस वायरल हुई, जिसके बाद पूरी स्टोरी खुलकर सामने आई, क्योंकि ये वो सुपरवाइजर हैं जो मेयो हॉस्पिटल में तैनात थे, अब तो मुअत्तल कर दिया गया इन्हें। ये इस वीडियो में मेन कैरेक्टर जी। लाहौर का मेयो अस्पताल है जी, निजी टॉर्चर सेल का इंकशाफ हुआ है। जेनिटोरियल सुपरवाइजर है ये ज़ुहैब, जिन्होंने मरीजों के लवाहिकीन पर तशद्दुद किया है और ये कहा जा रहा है कि जी वो मंशियात फरोशी और चोरी के इल्ज़ामात थे उन पर, तो जिसने खुद अपने तौर पर इस पर एक्शन लिया। अब चूँकि वो वीडियो वायरल हुई तो इनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। ये तमाम इश्यूज़ हैं जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर इफ्तिखार साहब मेयो हॉस्पिटल से डायरेक्टर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये मामला जो वीडियो निकलने के बाद सामने आया है, टॉर्चर सेल एक दिन के नहीं है, ये कई दिनों से मामला चल रहा था, कुछ इन्वेस्टिगेट हो सका, क्या मामला है ये? बहुत शुक्रिया आपका, मीडिया हमें हमेशा सपोर्ट देता है, अल्लाह ताला को कदर करें। ये बहुत अफसोसनाक बात है, इसका मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं, और मैं अपने भाइयों या आपको अपने कौम को अच्छी बताना चाहता हूँ, इसमें नो डाउट कि वो लोग मे भी कल्प्रेट हो, वो मे भी आपको मैं बता दूँ कि हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही है कि हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, तमाम बड़े हॉस्पिटल में रात के वक्त पे माशाल्लाह गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव मुसाफिर खाना जो हमारे मरीजों के अटेंडेंस के लिए बहुत बड़ी तरह का और एक रेमेडी मिली है, ये उसको मिसयूज करते हैं, रात को फ्री आके कहते हैं, फिर खाना बहुत ज्यादा लोगों ने और अल्लाह के बंदों ने बहुत ज्यादा खाना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसका ये नतीजा नहीं, उसको निकालने का नतीजा पुलिस चौकियां मौजूद है, बड़ी एक्टिव पुलिस इस मामले में सीट लाहौर डॉक्टर साहब दिल से शुक्रगुजार हमेशा हमेशा मुझे सपोर्ट देते हैं जी। और उनके जरिए, लेकिन इस लड़के ने जो किया ये किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं, और ना ही किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में इसकी इजाजत दी जा सकती। और मैं अपने ये बताना चाहता हूँ कि हम कितना भागते हैं, काम करते हैं, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में हमारे प्रोफेसर महमूद शौकत, वेरी अपराइट पर्सनैलिटी, हमारे प्रिंसिपल, फिर हमारे प्रोफेसर जो हमारे प्रिंसिपल डीन है साकिब, हम सारा दिन डोनेशन अल्लाह के नाम पे इस हॉस्पिटल की तरफ से गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है, भागते रहा। एक गलत इंडिविजुअल एक्ट ने हमें मट्टी में मिला, में हमें बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक गलत काम हो जाए तो फिर क्वेश्चन मार्क लग जाता है बाकी सारी अच्छी चीजों पर। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब अभी कहा कि ये कोई एक दिन का वाकया नहीं है, ये कई दिनों से चल रहा था, कैसे हो गया ये? एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर थी, एमएस साहब कहाँ पर थे, क्या किसी ने नोटिस नहीं लिया इस चीज का कि कितने दिनों से ये सिलसिला चल रहा है? ये मैं बताऊं कि ये 5-6 दिन पहले नाइट में की रोटेशन में नाइट आती है कि इसकी पहली वीडियो 5-6 मंथ्स बैक दोबारा ये वायरल हुई है, लेकिन हमारी इसमें नो डाउट इसमें कोताही तो 100% हो सकती है कि शायद हम तक नहीं पहुंची, वन वे अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन जैसे ही हुआ है हमने मैंने एक्शन पे किया, सस्पेंड किया है, सब पुलिस कस्टडी में FIR मैंने खुद दर्ज करवाई अपने हॉस्पिटल की जाने से। डायरेक्टर साहब ये भी बात आ रही है सामने कि इस तरह की शिकायत आती थी और चूँकि जेनिटोरियल सुपरवाइज़र ख़ुद को अपने तौर पर कानून समझते थे और इंसाफ भी देना समझते थे, कुछ ये मामला सामने आया कि शायद बातें छुपाई गई हैं और ये भी सुनने में आ रहा है कि वीडियोस थी लेकिन उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, ये जब वायरल हुई, जब मामला बिगड़ा तब एक्शन लिया गया, इस बारे में कुछ आप वाज़ेह करेंगे? मैं भी हो सकता है, लेकिन हम तक नहीं पहुंची, ऐसे पहुंचे हम उसमें कैसे स्पेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मैं वाज़ेह आपको बता रहा हूँ, इसका तो मेरे एक्सक्यूज ही नहीं है, मेरे पास कोई इसकी आपको मैं क्या माजरत पेश करूँ, क्या बहाना पेश करूँ, ऐसा तो कोई भी मामला नहीं हो सकता। तो जितना भी ह्यूमनली पॉसिबल कानून के दायरे में रहते हुए
ये तो इंशाल्लाह एक फर्म डेटर्स के साथ मोस्ट एक्शन लिया जाएगा। और पुलिस है, हमारे पास लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी मौजूद है, तो वो इसको खुद ही टैकल करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। लेकिन डॉक्टर साहब फॉलो करना भी बड़ा जरूरी हो जाता है कि किस तरह से अगर FIR हॉस्पिटल की तरफ से करवाई गई है तो फिर उसको फॉलो भी किया जाए, सिर्फ सस्पेंशन की हद तक ये मामला ना रहे। ठीक है मैम, आपको इंशाल्लाह मैं मीडिया के साथ हमेशा पल्स पे हाथ में हमेशा सपोर्ट करते हैं, वो आपको मैं इंफॉर्मेशन लम्हा बलम्हा मिलती रहेगी। बिल्कुल ठीक है, उम्मीद करते हैं इंसाफ मिलेगा और जिनके साथ जुल्म हुआ उनको भी इंसाफ मिलेगा और इस शख्स के साथ भी इंसाफ होगा, क्योंकि अगर इसने खुद कानून हाथ में लिया है और अपने तौर पर इसने अदालत बनाई और खुद ही मुंसिफ बन गया तो फिर इसका भी सही होना चाहिए। और ये इतना गलत तरीकेकार है इन सोसाइटी, अबू ज़र आप यकीन करें कि आप किसी को कोई गलत चीज करते हैं तो आप शिकायत लगाते हैं, देयर आर प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स एंड प्रॉपर डिपार्टमेंट्स फॉर दिस। आप खुद जाकर उसको जैसे कहते हैं ना चपेड़ नहीं मार देते, आप कानून हाथ में नहीं लेते। तो बेसिकली तो वो एक मुलजिम ही है, चाहे वो लोग गुनाहगार थे या इवन वो लोग गलत भी। पुलिस इसीलिए चौकी वहाँ पर मौजूद है, वो यही तो कह रहे हैं कि पुलिस चौकी मौजूद है, जाकर उधर आके आप इनको हवाले कर दें, लेकिन नहीं, आपने खुद से कानून हाथ में लिया और अब कानून हरकत में आ चुका है। हम उम्मीद करते हैं जल्द इंसाफ होगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ आगे बढ़ते हैं जी, और मामला अब ये है कि जी मौसम के हवाले से कुछ आपको अपडेट दे देते हैं। वो ये है कि मामला कुछ पहले तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हुई लाहौर में, कराची में, मुख्तलिफ शहरों में। अब अचानक से गर्मी का स्पेल भी बड़ा जोर पकड़ रहा है। कराची में तो ये भी बताया जा रहा है कि 38 to 40 डिग्री भी रह सकता है आइंदा 1 से 2 रोज़, उसके बाद फिर से बारिश एक्सपेक्ट की जाती है। लेकिन अभी जो स्पेल है गर्मी का वो खासा तेज़ होता है। अच्छा, नॉर्मली कहा जाता है कि सितंबर आ गया है तो फॉल स्टार्ट हो गया, मतलब इनिशियल डेज जो हैं आ गए हैं, वो खिज़ा शुरू होता है तो मौसम तब्दील हो जाता है। सितंबर आधा गुजर भी गया, पता नहीं वो फॉल किधर आ। बहरहाल जी बारिशें तो हुई 11 सितंबर के बाद, लेकिन उसके बाद जो अब सिचुएशन है वो गर्मी का जोर दिन के औकात में बहुत ज़्यादा है और लोगों से धूप जितनी कड़ी है वहाँ पर वो बर्दाश्त नहीं की जा रही है। और ख़ास तौर पर इसकी जो रीज़न बताई जा रही है कि भारतीय रियासत गुजरात और राजस्थान में मौजूद हवा के कम दबाव के असरात जो हैं कराची में गर्मी की सूरत में नज़र आ रहे हैं, जिसके पेश नज़र महकमा मौसमियात ने मुसलसल 3 रोज़ तक, यानी कि कल भी थी, आज भी है और आगे भी आने वाले 3 रोज़ तक गर्मी की शिद्दत जो है वो बरकरार रहेगी और शहरियों को तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत कर दी गई है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि 39 से 41 तक टेम्परेचर रह सकता है, तो फिर आपको एहतियात भी करनी होगी, ख्याल रखना होगा और फिर एहतियात के साथ साथ ये दुआ भी करनी होगी कि आइंदा चंद रोज़ जो है मौसम बेहतर हो जाए, क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से सारी सूरत हाल बदली है, इसकी वजह से आप टेम्परेचर में खासा डिफरेंस देखते हैं। बिल्कुल सही। डायरेक्टर मैच सरदार सनवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया डायरेक्टर साहब वक्त देने के लिए। ये जो इस वक्त की सिचुएशन है कि बारिशें इतनी ज़्यादा और उसके बाद एकदम से अब गर्मी की ऐसा लग रहा है कि नई वेव आ गई है, ये क्या प्रेडिक्शन की जा रही है आने वाले दिनों में? देखिए, ये कराची के लिए बस एक तरह से टिपिकल होता है कि जब बारिश देने वाला हवा का कम दबाव कराची के जनूब में या जनूब मशरिक में या मशरिक में इन तीनों अतराफ में बन जाए तो उसके नतीजे में सी ब्रीज सस्पेंड हो जाती है जी। तो ये पिछले 2-3 दिन से ऐसे ही है, सी ब्रीज सस्पेंडेड है इस वजह से कि लो प्रेशर एरिया नीचे कराची के जनूब मशरिक में इंडियन गुजरात पे बना हुआ है तो उसके अंदर ट्रैक हो रही है सी ब्रीज, ऊपर लैंड पे नहीं आ रही, तो ये गर्मी यूं पड़ रही है। और ये कल आज भी है और कल भी है, परसों इसमें बेहतरी आएगी जब सी ब्रीज रेस्टोर हो जाएगी, इसलिए कि वो लो प्रेशर एरिया आगे समंदर की तरफ मूव कर जाएगा तो फिर सी ब्रीज रेस्टोर होगी तो इंशाल्लाह उसमें फिर कमी आ जाएगी। लेकिन आज और कल मजीद 2 दिन हैं गर्मी के। सही, तो सरदार साहब ये बताइएगा जो आपका 2 से 3 हो सकता है, अभी ह्यूमिडिटी की क्या रेशो है और आइंदा चंद दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ह्यूमिड मौसम हो और गर्मी भी हो तो ऑब्वियसली परेशानी ज़्यादा हो जाती है, और अगर बारिश ना हो, बारिश के हवाले से भी कुछ डिटेल बता दीजिएगा साथ। देखिए, जब ये कल से नॉर्थ ईस्टर्ली विंड चल रही है, शुमाल मशरिक से हवा चल रही है कराची के ऊपर, यानी गर्म और रेगिस्तानी इलाकों की हवा है, तो दिन में तो एक तरह से आपको दोपहर में खासकर लू किसी कैफियत होती है महसूस, तो इसमें नमी कम होती है। ज़ाहिर है ड्राई एरिया की विंड आ रही है तो उसमें मॉइस्चर कम होता है, जब सी ब्रीज चलती है तो उसके नतीजे में मॉइस्चर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें फिर परसों से मॉइस्चर ज्यादा हो गया, अभी तो मॉइस्चर दिन में वही 30 से 40% के दरमियान रहेगा जी, मजीद गिरेगा, दोपहर में 30% तक आ सकता है और शाम में वही फिर 40-45%। तो डॉक्टर साहब ये कहा जाता है अमूमन कि दिन अगर गर्म हो कराची के तो हवाएं चलती रहती हैं शाम में, क्या हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा? क्योंकि दिन में तो आपने कहा कि लू की सी कैफियत होगी। देखिए, वो हवा समंदरी हवा जब चलती है ना तो मौसम मुतदिल रहता है और इसमें ये है कि ये जो 3 दिन थे
एक तो गुजर गया और एक आज का दिन और एक आने वाला कल। तो इन 3 दिनों में हवा चल तो रही है, अभी चल रही है, लेकिन वो मुखालिफ सिमत से चल रही है, शुमाल मशरिक से चल रही है। ठीक जी सही। तो और जब सी ब्रीज रेस्टोर होगी तो फिर इस गर्मी में कमी आएगी। सरदार साहब, अब ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि आपने कहा कि ये जब हो जाएगी रिस्टोर 2 से 3 दिन का वक्त दिया गया, तो बारिश का जो स्पेल जो है वो कितना ड्यूरेशन का है और क्या तेज बारिश है या नॉर्मल है? नहीं, कराची के लिए तो बारिश बिल्कुल ही नहीं रही है। वो तो 2 दिन पहले का इम्कान था, 2 दिन पहले की सूरत हाल थी कि एक तो ये लो प्रेशर है और एक इसके पीछे और है, सेंट्रल इंडिया में इस वक्त मौजूद है। तो इम्कान ये था कि वो अगर वेस्टवर्ड मूव करता है, मगरिब की जानिब आता है, तो फिर कराची समेत लोअर सिंध सारे में बारिशें मतवक्की थी। अभी ये कि वो उसका रुख जो है ना शुमाल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, हमारे नॉर्थ यानी पंजाब साइड पे ज्यादा से ज्यादा अपर सिंध में बारिश हो सकती है उसके नतीजे में, और अपर सिंध और साउथ पंजाब की तरफ निकलेगा वो। उम्मीद उसका ट्रैक इस तरह लग रहा है, तो इसलिए कराची में बारिश का इम्कान नहीं रहा है, सिवाय इसके कि रात में या कल सुबह किसी वक्त हो जाए कोई हल्की फुल्की बारिश हो जाए। ठीक। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। तो आज और कल का दिन जो है वो कराची गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उसके बाद सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि साउथ पंजाब में बारिशें हो सकती हैं और अपर सिंध में, और इसके साथ साथ पंजाब के मुख्तलिफ इलाके जहाँ पर बारिश एक्सपेक्टेड है, फिर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा चंद रोज़ में बारिश एक्सपेक्टेड है। तो मौसम कुछ तब्दील हो रहा है, एहतियात आपने नहीं छोड़नी है। बिल्कुल। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।